हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आज के इस करंट अफेयर्स वीडियो में, तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले एक बहुत बड़ा जो विवाद सामने आया और उसकी वजह से भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है उस पर जो असर हुआ है उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, उसका नाम एक अंतर्राष्ट्रीय एआई इम्पैक्ट समिट जो दिल्ली में चल रहा है उसमें सामने आया है बहुत ही विवाद में। और ये के मुद्दा केवल यूनिवर्सिटी तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि भारत की जो एजुकेशनल क्रेडिबिलिटी यानी शैक्षणिक विश्वसनीयता, इसके अलावा डिजिटल कूटनीति, सॉफ्ट पावर, इन सब पर नेगेटिव इफेक्ट इसने डाला है। हुआ क्या है? दरअसल एआई इम्पैक्ट समिट 2026 दिल्ली में जो चल रहा है उस दौरान गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर एक रोबोटिक डॉग दिखाया गया, जिसे यूनिवर्सिटी के जो प्रतिनिधि थी उन्होंने ओरायन नाम दिया और कहा कि ये एआई इनोवेशन जो प्रोडक्ट है डेवलप किया है यूनिवर्सिटी ने। और वीडियो मीडिया में आया, दूरदर्शन ने इंटरव्यू लिया था और उसका पूरा प्रचारित हुआ कि ये बताया गया, उसमें एक प्रोफेसर ने ये दावा किया कि यूनिवर्सिटी का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसने इसको डेवलप किया। और बाद में ये पता चला कि रोबोट वास्तव में चीनी कंपनी का है। और उसने आसानी से, मतलब चाइनीज अप ट्वीट देखिए कि उसने कहा कि देखो, यूनिवर्सिटी में, इंडिया में यूनिवर्सिटी ने एआई समिट में जो इसको पेश किया है अपना बनाकर बताकर, लेकिन एक्चुअल में ये चाइनीज माल है, चाइनीज चीज़ें हैं और बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। रोबोटिक डॉग मशीन है, यूनिवर्सिटी का अपना आविष्कार नहीं है। और इसकी वजह से भद पिट गई सोशल मीडिया पर, तकनीकी समुदाय, इन सब में तीखी आलोचना हुई। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने बाद में कहा कि उन्होंने कभी दावा नहीं किया था। एक उनका लेटर भी आया कि मिसकम्युनिकेशन हुआ, हमारे जो प्रोफेसर थे उन्होंने सही से बात नहीं रखी। लेकिन सरकार ने क्या किया, बहुत ही तत्परता दिखाते हुए इस यूनिवर्सिटी का जो स्टॉल है उसको हटा दिया और साफ तौर पे कहा कि बाहर हट जाओ। जब आदेश आया कि स्टॉल को हटा लिया जाए, उस तुरंत नहीं हटाया उन लोगों ने, उसका बिजली काट दी गई, सरकारी अधिकारियों ने लाइट काट दी और उसके बाद उनको वहां से जाना पड़ा। तो ये पूरा पूरा स्थिति हुई। इससे भारत की छवि पर बहुत बुरा असर हुआ है। ये केवल एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी की नाकामी या उनकी जो अ, ये इस तरह की बातें कह के लोगों को लुभाने की जो बात होती है, उससे भारत की राष्ट्रीय जो तकनीकी प्रतिष्ठा है उस पर भी असर देखने को मिला, क्योंकि काफी दुनिया भर में चर्चा हुई। ऐसी कोई दुनिया का ऐसा, ज्यादातर मतलब बड़े बड़े जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ हर जगह ये खबर चली है। विवाद सिर्फ रोबोटिक डॉग तक नहीं रह गया, बल्कि मीडिया में ड्रोन और तकनीकी जो कई सारे प्रोटोटाइप दिखाए गए उस पर भी आलोचना हुई। एक तो ऐसा दिखाया गया जिसमें मैं एक दिखा देना चाहता हूँ। हाँ, ये इसमें एक ड्रोन का प्रोटोटाइप दिखाया गया और पूरा का पूरा जो ड्रोन है ना वो थर्मोकोल से बना हुआ था। तो जैसे स्कूल में जो हम लोग कभी कभी वैज्ञानिक प्रयोगों के दौरान मॉडल बनाया करते थे, उस तरह की चीजें वहाँ एआई इम्पैक्ट समिट, जो दुनिया भर की कंपनियां आए हुए हैं, दुनिया भर के देशों के सरकार वहाँ पर पहुंची हैं और वहाँ पर यह दिखाया गया। और भी कई सारी चीजें गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना प्रोडक्ट बताते हुए इसको, फुटबॉल एक था जो कि एआई फुटबॉल था, उसको भी बताया कि ये उसका है, अपना है। हालांकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई ये तो मिसकम्युनिकेशन हुआ है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? देखिए, जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, उसमें बहुत सारे, सारे तो नहीं लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बच्चों को और उनके गार्जियंस को अट्रैक्ट करने के लिए ये सब फर्जीवाड़ा बहुत करती हैं। और ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी का एक उदाहरण आप देखिए। इससे क्या होता है कि जब वो बोलते हैं कि हमने 350 करोड़ रुपए लगाए हैं एआई पर रिसर्च करने के लिए, और उसका नतीजा ये ओरायन नाम दे दिया उन्होंने, रोबोटिक डॉग, तो उससे क्या होता है, लोग प्रभावित हो जाते हैं और उस यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को एडमिशन दिलवा देते हैं और वहाँ फिर फंस जाते हैं। यही फ्रॉड की स्टार्टिंग होती है वहाँ से। और वहाँ जाने के बाद में बच्चों को तो पता चल ही जाता है कि कितना हमारे साथ फ्रॉड किया गया है। अब वहाँ जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे बच्चे हैं, ये नोएडा में यूनिवर्सिटी है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, उसके बच्चे अब कह रहे हैं कि
हमारे डिग्री का क्या होगा जब हम डिग्री लेकर जाएंगे और पता चलेगा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी से आए हैं, जहाँ पर चाइनीज रोबोट को अपना बताकर और प्रचारित कर देगा एक अंतर्राष्ट्रीय समिट के दौरान वहां पर। ठीक है, तो इसमें पूरी तरीके से क्या किया गया। अब क्या है, ये जो प्रोफेसर साहिबा हैं, आपको मैं दिखाता हूं, इन्होंने इंटरव्यू दिया था। अब पूरा का पूरा मामला गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इन्हीं पर डाल दिया है। इनका लिंक्डइन प्रोफाइल अभी मैंने देखा रिकॉर्ड करते समय ये वीडियो, तो उसमें इन्होंने ओपन टू वर्क लिखा हुआ है, मतलब वो काम ढूंढ रही है, मतलब कि कहीं ना कहीं इन पर सारी जिम्मेदारी डाल दी गई है। और यूनिवर्सिटी खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी कोई गलती नहीं है, ये देखिए ये तो मिसकम्युनिकेशन हुआ है। तो यहाँ पर साफ तौर पर तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, उन सबको समझना चाहिए कि ऐसे जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी टाइप के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सब बच्चों को और बच्चे के गार्जियंस को किस तरीके से उनके दिमाग में घुस जाते हैं, ऐसे ही फर्जीवाड़ा कर करके और उसके बाद फिर अपने यहाँ एडमिशन कराना, अपने यहाँ ये कराना, ये सब पूरा का पूरा तंत्र है। ये पूरी घटना हुई, उसके तुरंत बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अखबारों में बड़ा बड़ा ऐड दिया और उसमें चाइनीज डॉग का फोटो भी लगा दिया मतलब ये हरकत हुई है। और बहुत सारी जो अखबार हैं, मतलब मीडिया को भी एकदम उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है इस घटना के बाद से देखने को मिला गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो इस पूरे मामले पे, पूरे मुद्दे पर भारत की छवि, अंतर्राष्ट्रीय छवि जो है ना, उस पर कहीं ना कहीं चोट देखने को लगी है। अब देखना होगा कि सरकार इस यूनिवर्सिटी के जो प्रबंधन है उस पर क्या करती है। क्या एक बलि का बकरा बना दिया जाता है इनको, इस प्रोफेसर को जिन्होंने ये इंटरव्यू दिया था, ये वहाँ की कम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट है उसकी प्रोफेसर हैं। और मतलब आप सोचिए ना कि यूनिवर्सिटी ने एआई समिट के दौरान अपने एआई प्रोफेसर्स को, जो एआई को लेकर जो टीम है, टीचर्स हैं, उनके नहीं भेजा बल्कि दूसरे को भेज दिया। तो अब देखना होगा कि क्या सारा मतलब इनकी नौकरी लेकर यूनिवर्सिटी को बचा लिया जाता है या फिर और आगे क्या होता है। क्या इस तरह के जो फर्जीवाड़े हैं जो एआई के नाम पर और आपको तमाम चीज़ों के नाम पर, यहाँ तक कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे बच्चे हैं तो उनको ये बताया जाता है कि कैंपस सिलेक्शन करवाया जाएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जो ये पूरा का पूरा ना जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी पोल खोलने का काम कर रहा है ये पूरी घटना। अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है वो इसके मालिक कौन है, तो इसके फाउंडर और चांसलर जो है ना वो हैं, उनका नाम है सुनील गलगोटिया। उनके बेटे हैं ध्रुव गलगोटिया जो कि यूनिवर्सिटी के सीईओ हैं। ये परिवार बहुत लंबे समय से बुक्स के बिजनेस में था, बाद में फिर उन लोगों ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी बनाई और इतने मतलब हाइप देकर विज्ञापन देते हैं कि बच्चे इसी तरह के फर्जीवाड़े की वजह से फंस जाते हैं वहाँ पर और एडमिशन ले लेते हैं और बाद में पता चलता है हालात क्या है। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा और अपने जो तमाम जो दोस्त हैं, बच्चे हैं, तो पर जागरूक करने की ज़रूरत है कि क्या हालत हो गई है इस देश में यूनिवर्सिटीज़ की। यूनिवर्सिटी जो है वो फर्जीवाड़ा करके और इतना खुद को तो सोचते हैं कि वो आगे बढ़ा लें। ये फर्जीवाड़ा खूब होता है आमतौर पे, ठीक है, जब आप जाएंगे एडमिशन लेने तो आपको बताया जाएगा इस तरह की चीज़ें। लेकिन यहाँ पर पोल कैसे खुल गई, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय समिट थी, दुनिया का ध्यान इस पर टिका हुआ था, क्योंकि हर देश से कोई ना कोई प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँच रहा है। 40 से ज़्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वो सब यहाँ पर पहुँचे हैं और जो नहीं पहुँचे हैं उन्होंने अपना मिनिस्ट्रियल लेवल का डेलीगेशन भारत में भेजा है। तो इसकी वजह से पूरी दुनिया में इस इवेंट को लेकर खबरें प्रकाशित हो रही हैं और ये जो पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा किया गया ये भी प्रकाशित हुआ। भारत पर एक तरह से दाग लगाने की कोशिश गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई, जिसमें वो खुद को कह रहे हैं कि हम बिल्कुल पाक साफ हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने, उनके पास इल इंफॉर्मेशन थी, मतलब हद है, इल इंफॉर्मेशन थी उनके पास। तो ये सब चीज़ें हैं, ज़रा आप भी ध्यान रखिएगा और इसमें करियर किसी का बर्बाद ना हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, कोई बच्चा यहाँ एडमिशन ले और उसके बाद उसका करियर इसी तरह के फर्जीवाड़े की, क्योंकि क्या होता है ना, शुरुआत होती है फर्जीवाड़े की, फिर आदत वहाँ से मिल जाती है फर्जीवाड़ा करने की, बच्चे में भी आदत हो जाती है कि हम भी किसी चीज़ को शो ऑफ करें,
फर्जी तौर पर, और अपना दूसरे की चीज़ों को खुद को अपना बताएं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, अब बहुत ही सीरियस मुद्दा वो देखिए। भारत और फ्रांस ने अपने द्विपक्षीय रिश्ते यानी बायलैटरल जो रिश्ते हैं उसको रणनीतिक साझेदारी यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को विस्तार दिया है, और इनमें से क्या नया नाम दिया है? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी, अंग्रेजी में कहेंगे स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और द इंडियन एक्सप्रेस में भी आप देख रहे हैं, इंडिया एंड फ्रांस अपग्रेड टाइज टू स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन है वो हो जाता है। तो ये कहाँ पर ये सब हुआ? तो देखिए मुंबई में लैंड किया फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने, और वहाँ पर वो रहे, और वहीं पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता हुई, बातचीत हुई, पूरा डेलीगेशन आया था वहाँ से। ठीक है, तो अभी फरवरी में ही ये मुलाकात हुई, और फिर ये तय हुआ कि जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप थी उसको और आगे बढ़ाकर स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप यानी विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के रूप में इसको देखा जाए, ऊपर उठाया जाए। यानी संबंध पहले से थे बेहतर, अब और गहराई में ले जाने का फैसला किया गया है। ये साझेदारी सिर्फ भारत और फ्रांस तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा, तकनीकी, इसके अलावा डिफेंस प्रोडक्शन, एनर्जी में, हेल्थ सेक्टर में, इन सब क्षेत्रों में, मतलब ज़्यादातर सेक्टरों में ये फैल रही है जो रणनीतिक साझेदारी है वो। तो दोनों देश साझा हित और वैश्विक स्तर पर नियम आधारित जो व्यवस्था है उसको समर्थन दे रहे हैं। और हालांकि ऐसे मिलते जुलते जो समझौते हों अमेरिका, रूस, जापान जैसे उन देशों के साथ पहले से हो चुका है। देखिए भारत और फ्रांस के बीच में जो रणनीतिक साझेदारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 1998 में शुरू हुई थी, और ख़ास बात है कि पोखरण परमाणु जो परीक्षण हुआ था उसके बाद फ्रांस गिने चुने देशों में था जिसने भारत के साथ संपर्क, भारत के साथ सहयोग और संवाद ये सब जारी रखा था। ठीक है, तो अब इसका दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ओके, तो ये एक महत्वपूर्ण बात देखने को मिल रही है। अन्य देशों के साथ भी भारत की साझेदारी है, और कुछ इस तरह की साझेदारी है जैसे अमेरिका के साथ, वह है कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, रूस के साथ है स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जापान के साथ है स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप, ऑस्ट्रेलिया के साथ है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जर्मनी के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ठीक है, तो अब फ्रांस के साथ भारत ने जो संबंध है वो एक लेवल और ऊपर बढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। भारत और फ्रांस के द्विपक्षीय मीटिंग जो कि मुंबई में हुई फरवरी में, तो दोनों देशों के बीच में कितने समझौते किए गए हैं? आंसर होगा 21 समझौते किए गए हैं दोनों देशों के बीच में। ठीक है, तो क्या क्या समझौते हैं ये भी जानना जरूरी है आपके लिए। तो देखिए अलग अलग कैटेगरी वाइज भी दिया है मैंने, जैसे राजनीतिक समझौते को देखेंगे तो भारत और फ्रांस के बीच में जो संबंध है उसको, जो पहला क्वेश्चन था विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी, उसको अपग्रेड किया गया। ठीक है, और साझेदारी में होराइजन 2047 रोड मैप उसको लेकर ये हुआ है कि वार्षिक तौर पर हर साल जो विदेश मंत्री हैं भारत और फ्रांस के, वो आपस में डायलॉग करेंगे, बातचीत करते रहेंगे। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर हुई है बात कि भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 को घोषित कर दिया गया है, और इसको लेकर कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। ओके, तो और इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच में इनोवेशन नेटवर्क का शुभारंभ भी किया गया। तो ये याद रखिएगा, ये 2026 का जो वर्ष है भारत और किस देश के बीच में इनोवेशन का वर्ष है, तो फ्रांस, आपको ये याद रखना है। रक्षा और सुरक्षा की बात करेंगे तो कर्नाटक के वेमागल, हाँ, वहाँ पर H-125 हेलीकॉप्टर, उसकी अंतिम असेंबली लाइन, उसका उद्घाटन किया गया है। वो एयरबस यानी वहाँ की कंपनी और भारत की टाटा एडवांस लिमिटेड, उसके सहयोग से मतलब भारत में हेलीकॉप्टर का उत्पादन होगा। बहुत सारी चीज़ें बन के आएंगी और यहाँ पर असेंबल होगा, कुछ पार्ट्स भी यहाँ पर बनाए जाएंगे। ठीक है,
रक्षा सहयोग समझौते का रिन्यूअल किया गया है, जो पहले से चल रहा था उसको, उसकी अवधि समाप्त हो रही थी, रिन्यूअल कर दिया गया। भारत में हैमर मिसाइल उसका उत्पादन होगा बीईएल और सफरान, जो वहाँ की कंपनी है मिसाइल उत्पादन की। तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि ये मिसाइल, सफरन मिसाइल जो है ना वो, हैमर मिसाइल सॉरी, हैमर मिसाइल जो है ना वो भारत में उत्पादन होगा। इसके अलावा क्या है, भारतीय सेना और फ्रांसीसी जो थल सेना है, उनके जो अधिकारी हैं, उनका ऑफिसर्स है, उनकी पारस्परिक तैनाती होगी। कभी वहाँ वो जाएंगे, कभी वहाँ से यहाँ आएंगे, ये सब चीज़ें तय की गई हैं। रक्षा सहित महत्वपूर्ण और भी उभरती हुई जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी बातचीत हुई है, एग्रीमेंट साइन हुआ है। जैसे ज्वाइंट एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ग्रुप का गठन हो रहा है। महत्वपूर्ण खनिज और धातुओं उस पर सहयोग की बात हुई है। ठीक है। सेंटर ऑन एडवांस्ड मटेरियल्स, उसकी स्थापना के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत सरकार और CNRS, उसके बीच में आशय पत्र, उस पर भी सिग्नेचर किया गया है। ठीक है। मतलब कि जो रेयर अर्थ मेटल्स है, इन सब की भी खोज को लेकर दोनों देश जो है आपस में सहयोग रखेंगे। अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और अक्षय ऊर्जा और कौशल में एक देखिए ये है डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट में संशोधन हुआ है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जैसे आप वहाँ से कुछ इनकम कर रहे हैं और यहाँ से भी इनकम कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि डबल टैक्स लगे, उसको लेकर ये बातचीत तय की गई है कि नहीं लगेगा। और क्या है मुद्दा, टी हब और नॉर्ड फ्रांस के बीच में स्टार्टअप इकोसिस्टम, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में रणनीतिक सहयोग, इसको लेकर आशय पत्र साइन किया गया है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और CNRS जो फ्रांस का है उसके बीच में साइंटिफिक कोलैबोरेशन को लेकर MOU साइन किया गया है। अगला है डिजिटल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए इंडो फ्रेंच सेंटर, उसकी स्थापना की जा रही है। एम्स दिल्ली में स्वास्थ्य के क्षेत्र में AI के लिए भारत फ्रांस केंद्र, उसका शुभारंभ कर दिया गया है। जो संक्रामक रोग हैं उसको लेकर जो वैश्विक जो स्वास्थ्य रिसर्च है उसके सहयोग के लिए साइन किया गया है। मेटाबॉलिक हेल्थ साइंस को लेकर इंडो फ्रेंच सेंटर, उसकी भी स्थापना की जाएगी। ठीक है। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर स्किलिंग इन एरोनॉटिक्स, इस पर भी आशय पत्र पर साइन किया गया है। एरोनॉटिक्स को लेकर भी काम होगा। ठीक है। अगले क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी में सहयोग, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर और न्यूक्लियर एनर्जी में ये सहयोग करेंगे दोनों देश एक दूसरे को। डाक विभाग, संचार मंत्रालय और ला पोस्ट जो वहाँ का है फ्रांस का, वहाँ का डाक विभाग, तो उसके बीच में भी आशय पत्र पर सिग्नेचर किया गया है कि दोनों देश जो है ना वो डाक को लेकर सहयोग करेंगे एक दूसरे को। ठीक है। तो ये 21 जो है ना वो हैं एग्रीमेंट, और इनमें से 2 तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन से 2 हो गए, एक तो 3 हो गए। एक तो विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी कर दी गई है दोनों देशों के बीच में। ओके। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष घोषित कर दिया गया है 2026 को। ठीक है। और क्या है, और एक हेलीकॉप्टर है H-125, इसका भारत में निर्माण होगा। हैमर मिसाइलें भारत में उत्पादन किए जाएंगे। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला एक और प्रश्न इससे रिलेटेड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत में किस हेलीकॉप्टर की असेंबली लाइन का उद्घाटन किया वर्चुअली, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने में सक्षम है? इतना पावरफुल ये हेलीकॉप्टर है। आंसर क्या होगा, H-125 हेलीकॉप्टर। ये है हेलीकॉप्टर खास तरीके का। और ये देखिए न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में, वर्ल्ड्स ओनली हेलीकॉप्टर टू फ्लाई एट एवरेस्ट हाइट्स विल बी मेड इन इंडिया, मोदी ऑन इंडिया फ्रांस H-125 प्रोजेक्ट। इस पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। तो ये कर्नाटक के वेमगल में वहाँ पर स्थापित किया गया है लास्ट असेंबली लाइन, और उसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, तो उन्होंने वर्चुअली ये किया है। ठीक है। तो आप देखिए कि एयरबस है एक कंपनी जो यूरोप की बड़ी कंपनी है, और भारत के टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड यानी TASL, तो दोनों का ये ज्वाइंट वेंचर है। और
ये इसका इस हेलीकॉप्टर को भारत में उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा, ठीक है, उसको मेड इन इंडिया बताया जाएगा, मेड इन इंडिया बनाया जाएगा। तो ये जो है ना वो उड़ान जो है ना, मतलब इसके ये जो हेलीकॉप्टर है इसका उत्पादन अगले साल तक, अगले साल की शुरुआत में पूरा शुरू हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, तो ये एक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है और फ्रांस की जो एयरबस हेलीकॉप्टर्स है कंपनी, वो इसको बनाती है। दुनिया का सबसे लोकप्रिय सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर में से एक है। हाई एल्टीट्यूड यानी बहुत ऊंचाई पर ऑपरेशंस हैं, कुछ काम है, तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब सवाल ये होगा कि क्या सच में एवरेस्ट के ऊपर भी उड़ान भर सकता है ये कोई हेलीकॉप्टर? तो आपको बताऊं, ये फोटोग्राफ देखिए, ये उसी की वेबसाइट, ये जो हेलीकॉप्टर है H125 एयरबस कंपनी, तो उसकी वेबसाइट से मैंने लिया। 2005 में इस हेलीकॉप्टर ने माउंट एवरेस्ट की चोटी यानी 8,848 लगभग इतना मीटर, 8,848 मीटर की ऊंचाई पर लैंड किया था और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था इसने, इस हेलीकॉप्टर ने। उसी वक्त की ये तस्वीर है। मतलब ये सिर्फ ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता बल्कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने की इसकी क्षमता है, विशेष परिस्थितियों में और विशेष पायलटिंग के साथ। ऐसा नहीं है कि हवा तेज चल रही हो और आप लैंड करें तो उड़ जाएंगे आप। तो ये है महत्वपूर्ण, ये हेलीकॉप्टर, इसकी असेंबली लाइन भारत में होने जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा आप शार्प लर्निंग ऐप से। और अगर आप सरकारी जॉब न्यूज़ के कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो करंट फोर्स की तैयारी के लिए आप मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। दो तरह की मेंबरशिप प्लान है, एक बेसिक मेंबरशिप है जो एसएससी, टीचर, रेलवे, पुलिस इन सब के लेवल का है, दूसरा है स्पीसेस लेवल का। तो इसमें क्या मिलता है आपको? टेस्ट मिलता है, पीडीएफ मिलता है, वीडियो मिलता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। और पीडीएफ कई तरीके के होते हैं, वन लाइनर, एमसीक्यू नोट्स होता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। वीडियो के लिंक भी होते हैं। ये सब मैं जो समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो वो सब वीडियो लिंक भी आपको मिल जाएंगे उसी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? आंसर होगा स्मृति मंधाना। उनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। भारत के स्टार बैट्समैन है स्मृति मंधाना। 16 फरवरी को दिल्ली में एक आयोजित कार्यक्रम में ये अवार्ड उनको दे दिया गया है। ठीक है, शानदार उनके जो खेल हैं उसकी वजह से। ओके, इसके अलावा शतरंज की जो भारतीय स्टार है 20 वर्षीय दिव्या देशमुख, उनको फिडे महिला विश्व कप जीतने के लिए इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब भी दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा भी है अवार्ड, जैसे पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर प्रीति पाल को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंजलि भागवत को दिया गया है ये अवार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। सनाए ताकाइची किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी है? आंसर होगा जापान। जापान की जो निचली संसद है उसमें 18 फरवरी को उनको फिर से औपचारिक रूप से प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त कर दिया गया। 64 ईयर की हैं और आपको पता है कि पिछले ही साल अक्टूबर 2025 में जापान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी थी वो। एक बार मैप के जरिए चलते हैं, प्यारा भारत है अपना और फ्रांस जो है ना वो इस तरफ ये वाला दिखेगा आपको। ठीक है, तो चुनाव हुआ था निचले सदन का, जैसे भारत में लोकसभा का चुनाव होता है ऐसे वहाँ पर हुआ। और फिर सत्तारूढ़ जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके गठबंधन ने जीत हासिल की और सनाए ताकाइची वो फिर से उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया है। ठीक है, तो पहली महिला प्रधानमंत्री और दूसरी बार बनी है वो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सी सुब्रमण्यम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर होगा मल्लेपल्ली लक्ष्मैया। दिल्ली में 16 फरवरी को नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया उसके द्वारा जो सेंटर फॉर दलित स्टडीज है तो उनके अध्यक्ष को ये सम्मान दिया गया है। और ये पुरस्कार भारत के पूर्व कृषि मंत्री और भारत रत्न से सम्मानित सी सुब्रमण्यम उनकी स्मृति में, उनकी याद में दिया जाता है। तो जो हरित क्रांति हुई थी उसके प्रमुख जो वास्तुकार थे ना कई सारे लोग, उनमें से ये भी, इनको भी माना जाता है।
अगला क्वेश्चन, प्रवीणा देश पांडे, उनका निधन हो गया 17 फरवरी 2026 को। तो वो किस लिए जानी जाती थी? आंसर का एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाती थी और कई सारी फिल्मों में उन्होंने काम भी किया था। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है। क्वेश्चन यहां पर होगा, यूनाइटेड नेशंस ने किस देश में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के हमले में 6000 लोगों की मौत को मानवता के खिलाफ संभावित अपराध के बराबर बताया? आंसर का सूडान। और ये घटना कब की है? अक्टूबर 2025 की है। और इस पर रिपोर्ट अब आई है, लेटेस्ट न्यूज़ देख रहे हैं आप द हिंदू में। मतलब ये जो है ना, वो उसके द्वारा मानवता के खिलाफ जो अपराध हैं उसकी श्रेणी में एक तरह से इसको देखा जा रहा है। पिछले साल की बात है, उस वक्त सूडान में जो है ना वहाँ क्या हुआ था, एक बार मैप के जरिए चलते हैं, फिर आपको समझ में आएगा बेहतरीन ढंग से। प्यारा भारत है अपना, और कहाँ चलेंगे? अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका महादेश इतना विशाल है और इसी में सूडान है। सूडान ये वाला देश, यहाँ पर गृह युद्ध चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा है। किसके बीच में? दो समूह हैं, एक वहां की आर्मी है और एक है पैरा मिलिट्री फोर्स, और दोनों लड़ रहे हैं। और ये आरोप है कि अर्धसैनिक समूह रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने यानी RSF ने करीब 6000 लोगों की हत्या कर दी थी। तो फिर इस पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जो कार्यालय है वो इंक्वायरी कर रहा था और उसकी रिपोर्ट अब आई है, अब सामने देखने को मिल रही है। सामूहिक हत्याएं हुई, बिना मुकदमे के हत्या कर दी गई, ये सब चीज़ें हुई हैं। ठीक है, RSF जो है ना वो सूडान में बहुत पावरफुल और विवादास्पद पैरा मिलिट्री फोर्स है। ठीक है, और ये 2013 में मतलब ये इसको मूल रूप से विद्रोही जो समूह है उनसे लड़ने के लिए, सीमा की रक्षा के लिए सरकार के द्वारा बनाया गया था। लेकिन ये सूडानी सेना के खिलाफ वर्चस्व की लड़ाई में भिड़ गई और सूडान के ज़्यादातर हिस्से पर इसी पैरामिलिट्री फोर्स का कब्जा है और दोनों टकराते रहते हैं और इसी की वजह से वहाँ के हालात बहुत ख़राब है। सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम। ठीक है, वहाँ राष्ट्रपति भी हैं, उमर अल बशीर। ठीक है, और इसके पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो ये देखिए, पड़ोसी देश इजिप्ट यानी मिस्र हो गया, लीबिया हो गया, चाड हो गया। ठीक है, ये साउथ सूडान है, इथियोपिया है, एरिट्रिया है। ओके, ये सब हैं, ये सब इसके पड़ोसी देश। ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन जो गणराज्य है वो भी है पड़ोसी देश। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर ने किस पूर्वोत्तर राज्य के हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी यानी ELF सेवा शुरू की और विमान से वहां पर उतरे? आंसर होगा असम। तो असम में भी ये फैसिलिटी शुरू हो गई। असम के डिब्रूगढ़ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ना वो इस विमान से उतरे वहाँ हाईवे पर। तो हाईवे को बनाया गया है, देश में कई जगह के हाईवे को इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी के तौर पर डेवलप किया गया है। और उनमें अगर देखेंगे कौन कौन सी हैं ऐसी फैसिलिटी, कहाँ कहाँ पर है, तो एक तो अभी लेटेस्ट जो अपडेट है डिब्रूगढ़ असम के मोरन बाईपास पे। इससे पहले राजस्थान के बाड़मेर में भी है, NH 295A पर। उत्तर प्रदेश में जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है वहाँ पर आप उस पर ट्रेवल करेंगे तो बहुत बड़े हिस्से में जो मतलब एयर स्ट्रिप जैसा चौड़ा है एकदम, वो है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर है, उड़ीसा के बालासोर में, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में। वहाँ हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर विमान जो है ना वो एयरफोर्स के, आर्मी के ये उतर सकें इमरजेंसी सिचुएशन में, तो उसके लिए पूरी व्यवस्था वहाँ पर की गई है। मान लीजिए कि हमला होता है और हमला होता है उसमें हवाई पट्टियाँ जो है नष्ट कर दी जाती हैं दुश्मन के द्वारा। ऐसा पहले हो चुका है पाकिस्तान के हमले के दौरान। आगरा में, आगरा का जो एयर स्ट्रिप था उसको तबाह करने की कोशिश हुई थी। तो ऐसी ही स्थिति से खुद को बचाने के लिए और वैकल्पिक स्थिति में रखने के लिए ये एयर स्ट्रिप जो है ना वो डेवलप किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? वो 15 फरवरी को मनाया जाता है ये।
ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप सबके लिए। कल फिर मिलते हैं ताजा तरीन कंटेंट के साथ। ओके, और छूट चल रही है मेंबरशिप प्लान पे करंट अफेयर्स की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। बाय।